सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कविता। ये जो कविता है वो कैसे बनती है, कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, कविता में बिंब और छंद उसका क्या महत्व है, कविता की संरचना किस तरह से होती है और कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, कविता है क्या, इसके बारे में एक अर्जेंटीना के स्पेनिश लेखक है, उन्होंने कहा है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। यानी कविता है वो हमारे कोने में, यानी हमारे अंदर यानी हमारे कोने में घात लगाई बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये जो कथन है ये कहा है जॉर्ज लुइस बोर्खेस। हो सकता है कि कविता से संबंधित जो परिभाषा आई उसमें ये लिखा है कि कविता कोने में घात लगाई बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये कथन किसका है? तो ये है जॉर्ज लुइस बोर्खेस, उनका कथन है। अब देखिए कविता बनती कैसे है, इसकी कहानी देखिए। कविता के बनने की कहानी माँ, दादी और नानी की जवानी, लोरी के बोल। देखिए आपको जो कविता है वो बनती कैसे है, उसके विचार बताइए। खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जबान से गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता है। बच्चे कविता की यह जानी पहचानी दुनिया जिसे हम सब जानते हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश हो जाएंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है? वह कौन सी चीज़ है जो कविता के बोल में है, जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है? जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं तो कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इन अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगती है। उसके बाद बात करें, जो मुख्य पॉइंट बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में प्रकट है। यानी जो हमारी कविता है वो पहले वाचिक, यानी परंपरा तो क्या थी, वाचिक थी, बोलने वाली। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी थी कविता, आज लिखित रूप में हमारे सामने मौजूद है। इसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता है वो हमारी संवेदना के निकट है। आपको ये लाइन याद रखनी है, कविता है जो हमारी संवेदना के बहुत ही निकट है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में क्या है? संवेदना है। आपको याद ही रखना है, संवेदना है। कविता के मूल में क्या है? संवेदना है। संवेदना है और राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। वही संवेदना जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया था। और वाल्मीकि का कथन है, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वागमम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देव मध्वी काम मोहितम। ये हो सकता है कि सीधी लाइन आ जाए कि माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वगम शाश्वती समा। ये जो कविता के बारे में किसने कहा था? तो यह रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, उनका कथन है ये। उसके बाद में कविता के बारे में सुमित्रा नंदन जो पंत है, उनका भी कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। उन्होंने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये कई बार प्रश्न आया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये कविता के बारे में कथन किसका है? तो आप याद रखें, सुमित्रा नंदन पंत का। सवाल उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। देखिए कोई भी चीज़ है, कवि अलग तरह प्रस्तुत करता है उसी चीज़ को हम भी देखते हैं, लेकिन उनका देखना और हमारा देखना उसमें बहुत अंतर होता है। जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। कौन कौन से? एक मत तो ये कहता है, एक मत ये कहता है कि
कविता है वो रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती। कहते हैं कि कविता जो बनती है, बनाई जाती है, उसकी प्रणाली है वो सिखाई या बताई नहीं जा सकती। यकीन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम में कुछ विश्वविद्यालय और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे कविता है उसकी जो तरीके है वो सिखाई नहीं जाती, लेकिन अब चल रहा है पश्चिम जो देश है उनके विश्वविद्यालय में और अब यहाँ हमारे भी कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है कि कविता कैसे लिखते हैं। सवाल यह है कि चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, लेकिन कविता क्यों नहीं? मान लो हमने कहा कि कविता सिखाई नहीं जाती, तो सारे ये बोलने वाले या समझने वाले ये भी कह सकते हैं कि ये सारी जो कलाएं हैं वो सिखाई जाती है, तो कविता क्यों नहीं? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे तो कविता का जादू खुलने लगेगा। यह वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि ने बना पाई, लेकिन एक अच्छा भावुक सहृदय पाठक जरूर बना देगा। यानी मान लेते हैं कि इस विषय से संबंधित आप प्रश्न करते हो कि क्यों नहीं सिखा सकते, इसके सीखने के कुछ नियम होने चाहिए, तो बताइए हमें किस तरह से। हाँ, हो सकता है कि आप कविता न बना पाई और कवि न बन पाई, लेकिन इस तरह की सोच रखेंगे आप, इस तरह से उसको महसूस करेंगे तो आप एक अच्छे भावुक और सहृदय पाठक जरूर बन जाएंगे। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा। दरअसल एक अच्छी कविता, देखिए ये आपको याद रखना, एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है कि बार बार उसे पढ़े जाने के लिए। कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह जब तक आप उससे दूर है रहस्यमय ही लगे रहिए कविता। उसके बाद में बात करते हैं कि करीब जाते ही उसे बार बार उसे देख कर सुनने को जी चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है कि सुने और पढ़े जाने के बाद भी बची रह जाती है आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए। वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। तो देखिए, चित्रकला में रंग चाहिए, कुंची चाहिए, कैनवास चाहिए, तो संगीत में स्वर चाहिए, ताल चाहिए, वाद्य यंत्र भी चाहिए। लेकिन कविता है ना, वो एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद की आवश्यकता नहीं होती। देखो, कविता है वो हमारे अंदर से बनती है, और जितनी भी कलाएं हैं जैसे चित्रकला, उसके लिए रंग, कुंची, कैनवास, और संगीत के लिए स्वर, ताल, वाद्य यंत्र, ये जरूरत है। लेकिन कविता को लिखने के लिए हमें बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जाती। कवि के लिए यह भी कठिनाई है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना करना होता है, जो विभिन्न विषय जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र आदि, वह हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय में गंठित करता है। मतलब ये कविता है वो हमारे मन के भाव है, उन भावों को हम अपने निजी जीवन में जो देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उनको हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अन्य जो कलाएं थी, जो चित्रकला है, संगीत कला है, तो उनके लिए हमें बाह्य उपकरण की जरूरत थी, लेकिन कविता के लिए हमें बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है। कविता हमारे मन के उपजे भावों का संदेश है। वह हमारी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है, उसे लय में कंठित करते। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? ये देखिए, पहला उपकरण है शब्द। आपको ये याद करना है कि कविता है उसको बनाने के लिए उस अनजानी दुनिया का पहला शब्द कौन सा है, पहला उपकरण कौन सा है? वो है शब्द। और शब्दों के मेलजोल से क्या बनती है? कविता बनती है। ये कविता की पहली शर्त है कि शब्दों के मेलजोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में एक अंग्रेज कवि है जिनका नाम है W.H. ओर्डन। उन्होंने कहा है, उनकी एक पुस्तक है प्ले विद द वर्ड्स, प्ले विद द वर्ड्स। कविता के लिए उन्होंने शब्द लिखे हैं। कहा है उसमें कि आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे, यानी पहले शुरुआत में आप शब्दों से खेलना सीखेंगे तो कविता अपने आप बन जाएगी। तो उन्होंने W.H. ओर्डन ने कहा है अपनी पुस्तक में प्ले विद द वर्ड में कि आरंभ में आप शब्दों से खेलना सीखें, और जिस तरह से ये शब्दों से खेलेंगे आप कविता बना पाएंगे। इसी का एक उदाहरण यह स्पष्ट है कि कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित है, अनजान है। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं, अब सोचिए एक बार इस उदाहरण के माध्यम से, जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि अब खेल में क्या सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेल जोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ को, परतों को खोलना। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, कुछ इंटरनेट की तरह।
इंटरनेट से भी जुड़ना, ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है। शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। देखिए, शब्दों से जुड़ेंगे तो आप समझिए कि कविता की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यानी कविता है, उस कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है? शब्द है। और जब आप शब्दों से खेलना सीखेंगे तो क्या है? कविता बना पाएंगे। ऐसे उन्होंने कहा है कि जैसे भी हम खेल के मैदान में पहुंचते हैं, जिन विद्यार्थियों या जिन दोस्तों को हम नहीं जानते, लेकिन खेल के मैदान में जैसे ही हमारे वो मित्र बन गए तो हम उनके साथ बड़े प्रेम से खेलेंगे और उनको अपने सहपाठी के रूप में मानेंगे। इसी तरह से जैसे ये शब्द है, शब्दों से हम खेलना सीख जाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे भाव बनेंगे। उन भावों को हम शब्दों के माध्यम से कविता का निर्माण कर पाएंगे। आपने देखा होगा बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की जरूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। देखिए, जैसे कई शब्द हमने सुना होगा, घो घो रानी कितना पानी, या नहीं, यानी जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से छोटे बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं। जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे सो में लागा धागा, चोर निकल कर भागा। इस तरह के जो तुकबंदी करते हैं उससे क्या है, शब्दों का मेलजोल हो जाता है और कविता रचने में महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया। जैसे रघुवीर साई जी ने लिखा है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता। तो हो सकता है आपसे सीधा पूछा जाए कि ये लाइनें कहाँ से लिखी है, किसकी लिखी गई है, तो आपको ये लाइनें भी याद रखनी है, रघुवीर साई जी की है। फिर शमशेर बहादुर सिंह की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होते, अच्छा नहीं होने में। यानी ये देखिए, शमशेर बहादुर सिंह कल्पना के माध्यम से कैसे बिंब हमें साकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊपर दिए गए काव्यांश में कवि ने शब्दों और ध्वनियों के से खेलने का प्रयास किया। खेल खेल में इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति है कि आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रख अर्थ के खेल से खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों से खेलना शुरू करते हैं हम और कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। यानी हम शब्दों से शुरुआत करते हैं, शब्दों से, और शब्दों से हम जैसे जैसे हम अच्छा प्रयास करते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कविता तक। यानी इस कविता को रचने की कहानी तक या इस व्यवस्था तक पहुँच जाते हैं। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता है मोचीरा, जिनकी पंक्तियाँ लिखी हुई देखिए, चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं चार कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उबरती है उंगलियों में गड़ती है। इन पंक्तियों में पैसे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना है और अपेक्षा के भाव में बल, इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल कर देने से अर्थ भी बदल जाता है। देखिए, एक तो सीधा सा अर्थ है, एक इसका भाव अलग लें तो अलग अर्थ बन जाता है। तो पैसे की चोट पर जब तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है, दबी उभरती है, जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। तो इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर सर्वाधिक बल दे तो पैसे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पैसे की चोट पर अधिक था। इसी तरह दोनों कविताओं में रेखांकित शब्दों को ध्यान दे तो सोचे कि वाक्य संरचना कविता का महत्व होता है। मेन बात आपको याद रखनी है वो ये है कि कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। यानी पर्यायवाची है ना, वो एक शब्द आ गया तो उसके बार बार पर्यायवाची नहीं होती, वो शब्द वो ही रहते हैं। तो ये प्रश्न एक बार स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में आया है आरपीएससी में कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। उसमें एक ये भी उत्तर था कि जो कविता रचते हैं उसमें पर्यायवाची होते हैं या नहीं होते। नहीं का मतलब नहीं है और होते मतलब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कविता में पर्याय नहीं होते, ये आप ध्यान रखना। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान दें तो यदि पहली पंक्ति में चोट को मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में ये अर्थ हथौड़े की चोट का अर्थ रखता है। मतलब ये कह रहा है कि हम उसी शब्द को ना बदल के कहीं इसका पर्यायवाची रख दें तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कविता लिखने में पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात है कि बिंब और छंद, कि कविता के अंदर बिंब और छंद का क्या महत्व है। तो देखिए, बिंब और छंद है वो आंतरिक लय है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि बिंब और छंद है वो कविता में आंतरिक लय है या बाह्य है।
तो ये ध्यान रखिए, आंतरिक लय कविता को दुनिया कविता है उसको इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होती है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र साधन है इंद्रियां, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो दुनिया को जान सकती है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृतियाँ चित्री शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। बिंब मतलब होता है चित्र। हम किसी शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर दिमाग में एक चित्र बन जाए तो वो होता है बिंब। देखिए, ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता में बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत की कविता है संध्या। अब संध्या को हम पढ़ेंगे तो ध्यान दें कि पढ़ेंगे ना तो हमारे जैसे जैसे हम कविता पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक साकार रूप पर प्रकट हो जाएगा। देखिए, तट पर बुगलों सी वर्धाएं। अब हमें बुगले हमें समझ में आ रहा है, बुगले यानी कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और वर्धाएं मतलब बूढ़ी औरतें हैं, तो इसका मतलब उनके कपड़े भी उन्हीं जैसे होंगे। बुगलों सी वर्धाएं विधवाएं जप तप जप ध्यान से मगन मंत्रा धारा में बहता, मंथर धारा में, मंथर यानी धीरे धीरे धीमी धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। अब देखिए, हमें जो शब्द है इन शब्दों के माध्यम से हमें वहाँ की जो औरतें बैठी है विधवा, उनके कैसे कपड़े पहने, ऐसे हमारे दिमाग में एक बिंब बन गया, यानी कि छवि बन गई, यानी एक चित्र बन गया। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें तो बुगलों सी वर्धाएं विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बुगले का आकार, उसकी सफ़ेदी और वर्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफ़ेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। यानी दिमाग में ये जो कविता है उसके माध्यम से हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, सुमित्रानंद पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा शब्द का प्रयोग किया है। कविता के लिए कौन सी भाषा? चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दी है, क्योंकि चित्रों या बिंबों के प्रभाव से मन पर जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं। इसलिए किसी विचारक ने यह कहा है कि कविता ऐसी चीज़ है जो 5 ज्ञानेंद्रियों, कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियों, स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण और श्रवण, इन 5 इंद्रियों द्वारा 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। ये चीज़ें जिस कवि ने जितनी बड़ी इंद्रियक पकड़ होती है, यानी कि इन इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है, उतनी ही उसमें कविता रचने की प्रभावशीलता होती है। यानी उतनी ही प्रभावशाली कविता वो रच सकता है जिसमें ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनकी पकड़ इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शब्दों को पकड़ना सार्थक हो, या जिनकी ये ज्ञानेंद्रिय हैं वो उत्तम हो, तो ये कविता रचने में वो बहुत ही मददगार साबित होती है। अब देखिए, छंद की बात करते हैं। छंद है वो भी क्या, आंतरिक लय है, कविता का अनिवार्य तत्व भी है। कौन? छंद। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। देखो, छंद कविता है वो मुक्त छंद की भी हो सकती है और प्रबंध भी हो सकती है, लेकिन ये कहते हैं कि मुक्तक छंद में जो कविता लिखे उसके लिए लय है ना, उसका निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की एक कविता है बादल को घिरते देखा। आपको ये भी याद रखना है कि बादल को घिरते देखा ये कविता किसकी है? नागार्जुन की। इस कविता में उन्होंने कहा है कि मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतात्मकता लयात्मकता है। इसी तरह धूमिल की कविता है मोचीराम। अब देखिए, धूमिल की कविता, उसका नाम मोचीराम। तो ऊपर से देखने पर छंद नहीं है इस कविता के अंदर, लेकिन अर्थ का अपना एक भीतर छंद निरंतर मौजूद है। देखिए, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाहें में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये कविता है मोचीराम कविता है, और इस कविता को लिखने वाले धूमिल, यानी धूमिल की ये कविता है मोचीराम, जिससे ये पंक्तियाँ ली गई है। उसके बाद में कविता के उपयुक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल और उसके बाद। अब आपको ये भी याद रखना है कि कविता बनती कैसे, कविता है कौन कौन सी जिसमें ये भाव लिखे हुए। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता, उसका नाम है अकाल और उसके बाद। उसमें परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे इनमें कविता जो लिखी हुई है इसमें देखते हैं अकाल और उसके बाद की बात है। वो कविता किसकी है? नागार्जुन की। तो देखिए,
कविता के बोल है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। देखिए इसमें लेख कितना सुंदर है, इसमें बहुत ही जो लेख है वो बारीकियों से प्रयोग किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कविता है अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने संगीतात्मकता व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में आई चमक, कुओं के द्वारा पंखों का खुजलाया जाना, गांव के परिवेश के लिए जो गांव का परिवेश होता है जिसमें चूल्हा है, चक्की है, दाने हैं, पाँख है आदि तत्व शब्दों का उसमें प्रयोग किया है। या किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दें तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। इसीलिए कहा है कि कविता में पर्याय नहीं होते। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि पर्याय नहीं होते, कविता में पर्यायवाची नहीं होते। जैसे कई के स्थान पर अगर बहुत शब्द लिख दें तो कई शब्द एक दिन की अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है, जो बहुत के द्वारा संभव नहीं है। यानी हम कई शब्द है उसकी जगह अगर बहुत शब्द लगा दें तो जो भाव उसके होने चाहिए वो बदल जाएंगे। इसलिए हमें वो भाव नहीं बदल के उस कविता को उसी माध्यम से समझना है जिस माध्यम से बनाई गई है। तो कविता के अंदर पर्यायवाची शब्द नहीं होते। आप देखेंगे इस कविता में एक साथ ठेठ गवई शब्दों के साथ शिकस्त, गस्त जैसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इसे सहज परिवेश देता है। ध्यान देने की बात है कि यदि कवि जब बादल को घिरते देखता है तो कविता में विराट प्रकृति भव्य हिमालय का सुंदर वर्णन करता है, उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम शब्दावली युक्त हो जाती है। आपको याद रखनी कुछ बातें जो आगे वाली लाइनें हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। कविता भाषा में होती है इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो यह संरचना ऐसी ही पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व है, इसलिए जो चिन्ह होते हैं यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी जैसे डैश डैश ऐसे लगे होते हैं उसका भी बहुत अर्थ होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणाली होती है उसे शैली कहा जाता है। बस आप ये लाइन याद रखें कि वाक्य है उसका गठन करने की जो विशिष्ट प्रणाली होती है उसे शैली कहा जाता है। यानी वाक्य का निर्माण जो हम करते हैं उस वाक्य का निर्माण करने वाली जो प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है, शैली कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। देखो एक तो कविता छंदबद्ध भी होती है, एक छंद मुक्त भी होती है। छंदोबद्ध कविता है उसके लिए छंद के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, बुनियादी जानकारी आवश्यक है। और मुक्त छंद में लिखने के लिए इसका ज्ञान जरूरी है, किसका, लय का जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहे, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों को ठीक ठीक जानकारी ही कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों से अपनी बात कह देना और कभी कभी शब्दों या वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना भी कविता की ताकत बन जाती है। यानी कभी कभी हम कोई लाइन कहते हैं उसके बीच में से डैश डैश करके छोड़ देते हैं तो वो भी कहे कविता को एक ताकत बना देती है, यानी कविता की एक ताकत बन जाती है। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा पार्ट है कविता उसको समझने में आपको मदद मिली होगी। है कुछ भी नहीं, एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लो कविता कंप्लीट हो गई। है कुछ भी नहीं। देखो एक आपको ये परिभाषा याद रखनी कविता की, जॉर्ज लुइस बरखोश की परिभाषा है, आपको याद करनी है। उसके बाद में कि कविता है उसमें क्या क्या जरूरी है, वो वाचिक जो है वहाँ से शुरुआत हुई थी, बाद में लिखित रूप में हमें मिल गई। और कविता के लिए संवेदना, ये देखिए कविता है वो हमारी संवेदना के बहुत ही नज़दीक है और इसकी मूल में, कविता के मूल में क्या है, संवेदना है और राग तत्व, आपको याद रखना है। उसके बाद में वाल्मीकि की जो परिभाषा है
जो शब्द कहे हैं माँ निषाद वाला वो याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत का वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, ये आपको लाइनें याद करनी है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि शब्दों को रचने के लिए एक प्रणाली है वो सिखाई जाती है, कुछ कहते हैं सिखाई जाती है और कुछ कहते हैं कि नहीं सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि कविता हमारी आंतरिक विचार होते हैं। यही बात है कि सिखाने वाले जैसे पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी देशों में सिखाई भी जाती है, कुछ कहते हैं अपने भी कुछ कहने लगे कि इसमें ऐसे ऐसे करें तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन सही बात करें तो ये हमारी आंतरिक कविता है, वो आंतरिक विचार होते हैं, इसलिए इसको सिखाना बहुत मुश्किल है। कविता जैसे चित्रकला में रंग रूपकुंची यानी बाह्य उपकरणों की मदद ली जा सकती है, लेकिन कविता में नहीं। इसलिए कविता है वो अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है, शब्द है, और शब्दों से हम निर्माण करते हैं नए नए शब्दों का, तो हम कविता का निर्माण कर सकते हैं। और ये एक परिभाषा भी किसी ने दी है, उसका नाम है W.H. ओर्डन। उन्होंने कहा है कि एक उनकी पुस्तक है उसका नाम है प्ले विद द वर्ड्स, यानी उन्होंने कहा है कि शब्दों में सबसे पहले कविता को जानने के लिए या निर्माण करने के आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे, यानी शब्दों से खेलना सीखे। किसने कहा वो आपको याद करना है, W.H. ओर्डन, जो उनकी एक पुस्तक है प्ले विद द वर्ड्स, उसमें कहा है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कविता है वो शब्दों से खेलने से शुरू होती है और उसकी कहानी है उसकी व्यवस्था तक जाती है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कविता है उसमें क्या पर्यायवाची नहीं होते और उसमें बिंब और छंद होते हैं, और बिंब और छंद है वो जरूरी भी है कविता को, और ये है क्या, ये आंतरिक लय है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि कविता के लिए चित्र भाषा शब्द का प्रयोग किया है, और जो हमारे छंद है वो आंतरिक लय है। इस तरह से हमारी जो कविता है उसका निर्माण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जो कविता है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आया। जय हिंद, जय भारत।